नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान के कोने-कोने में एक अलग तरह की खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बीती रात जब संबोधित किया और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने कैसे पाकिस्तान का कचूमर निकाला, कैसे पाकिस्तान रिरियाता, गिड़गिड़ाता हुआ दरवाजे ढूँढने लगा था और फिर उसने कहा कि अब युद्ध रोक दिया जाए, तो हिंदुस्तान ने युद्ध को रोका है। 3 बातें प्रधानमंत्री ने कही। पहली बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर यानी आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का जो अभियान है वो चलता रहेगा। कहीं भी आतंकवादी जो हिंदुस्तान के लिए खतरा दिखाई पड़ेंगे उनको ढूंढ करके मारा जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो पाबंदियां हमने ला दी हैं, चाहे वो पानी की है या बात ना करने की है, सीमा को बंद करने की है, कारोबार को रोकने की है, वो सारी की सारी जारी रहेंगी। और तीसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की फौज ने इस बार की लड़ाई में एक नया आयाम जोड़ा है। उसने बताया है कि आज की तारीख में जो अब की हमारी फौज है वो बिजली की तरह है और उसके आगे पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। हमारे साथ देश के जाने माने डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हैं। वोरा साहब को आप जानते हैं सब। दुनिया के तमाम मंचों पर, मोर्चों पर आप नजर आते हैं, बात रखते हैं, बहुत बेबाकी से रखते हैं। दीपक साहब की खूबी ये है कि राजनयिक और कूटनीतिक मामलों को जितनी बारीकी से आप समझते हैं, उतने ही साफ लहजे में आप रखते भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये कि आपने जो मौका दिया है। सर, अ, एक सवाल रहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पैचअप का रास्ता ढूंढने लगा। कहा यह जा रहा है कि जब हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस और मिलिट्री बेस को खत्म किया, उसके बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। खास करके नूर खान एयरबेस, जिसके पास उनका अपना एटमी जखीरा या उसके एटमी बंदोबस्त का पूरा तामझाम रहता है। आपको सर क्या लगता है कि यह जो सीज फायर हुआ, किन कारणों से हुआ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत गहरे सवाल पूछते हैं, मुझे मालूम नहीं है मुझ में क्षमता है उनका जवाब देने की, लेकिन कोशिश मैं जरूर करूंगा। आप सर, देख रहे हैं कि मैंने व्हाइट ट्रैक पैंट ट्रैक सूट पहना हुआ है, वो इसलिए कि हमारी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो आज मैं पूरी दुनिया को आपके माध्यम के जरिए बताना चाहता हूँ कि आई एम स्टिल वेरी प्राउड। 52 साल हो गए मुझे कूटनीति में, अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है कि आई रियली 74 साल की मेरी उम्र है, अभी भी फिट आता है, इसका मतलब मोटा नहीं हुआ हूँ। सर आप भी जबरदस्त फिट हैं। थैंक यू। अब आपसे आपने जो प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जल्दी से बता देता हूँ। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाका किया था, हमारे भी उस समय एक्सप्लोजन हुए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान को किसी ने उसके दिमाग में, उसके बीमार दिमाग में ये भर दिया था कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और आप कोई आपसे पंगा नहीं लेगा, जो करना है करो। मुझे याद है सर, मैं कई जगह पोस्टिंग करता था, तो हमसे लोग पूछते थे कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देते, उसके दांत क्यों नहीं तोड़ देते हो। तो आप अपने आप ही वो कहते थे कि हाँ, फिर उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक उनके विदेश मंत्री होते थे, मुझे याद नहीं है उसका नाम, कुरैशी था या ऐसा ही कुछ, महमूद था, ऐसा ही कुछ था। शाह महमूद न्यूयॉर्क, कुरैशी। सर, हाँ। हाँ, राइट राइट राइट। तो न्यूयॉर्क में जब मैं था सर, वहां पे कभी चाय पीने उनके किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कॉफी पीने या भोजन करने, तो वो वहां होता था। अब मजाक वहां पे ये था, उसको न्यूक्लियर कुरैशी कहते थे। उससे पूछा सर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और सर मैं पूछ रहा हूँ कि चीनी में उसमें 1 चम्मच डालूं या 2 चम्मच डालूं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। उसका दिमाग खराब हो गया था, अब तो शायद जेल में है वो। तो ये उनकी जो मानसिकता थी, जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 1999 में जब उन्होंने कारगिल किया था, यही उनका विचार था कि भारत जवाब नहीं देगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन वो समझे नहीं थे कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो लॉकर में संभाल के रखो, इस्तेमाल किया तो फिर कहाँ वो खत्म होगा अफसाना किसी को मालूम नहीं। इसको मैं बताता हूँ सर, न्यूक्लियर वेपन्स की एक कहानी, मेरा बौद्ध धर्म से गहरा संबंध है, मैं बताना चाहता हूँ। जो बेवकूफ लोग उधर बैठे हैं ना, वो उनका जो आर्मी चीफ है, पिंजड़े वाली मुनिया, मुनरिया या जो भी उस गधे का नाम है। तो मैं आपको एक चीज साफ बताना चाहता हूँ कि अंगुली माल था जो लोगों की उंगलियां काट देता था। एक दिन भगवान बुद्ध के साथ मिला और कहा कि आपकी उंगली में मैं काट के माला बनाऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि उंगली काट देना, एक छोटा सा काम कर दे, उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ के ले आओ। कहते ये कौन सी बड़ी बात, तोड़ के ले आया। भगवान बोले अब वापस जोड़ दे उसको। वो नहीं कर पाया।
न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल यही होता है, किसी को मालूम नहीं है उसको वापस कैसे घड़ी को लाना है। तो अब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में समझ आ रही है। आपको याद है सोवियत संघ, मैं तो कोल्ड वॉरियर हूं सर, श्वेत युद्ध जिसको हम कहते थे, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, याद है ये टर्म जो हम यूज करते थे, जी जी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब जो स्थिति है वो है पाकिस्तान अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोगों की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, पीएम ने क्या बोला था कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि हम रुकेंगे नहीं। अगर मान लीजिए तुम गधों ने न्यूक्लियर स्ट्राइक हम पे करने की कोशिश की, वो तो हम गिरा देंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं कि आपका न्यूक्लियर बम फटे। यू लॉन्च, वी लॉन्च, और जब हम लॉन्च करेंगे एयर से, समुंदर से, लैंड से, तो शायद सर जो लोग आज से 2 साल, जब भी ये होगा उसके 1 साल के बाद कुछ बच्चे कहेंगे भाई जरा पाकिस्तान के ऊपर एक किताब दो, तो लाइब्रेरियन बोलेगा भाई इतिहास के सेक्शन में चले जाओ, शायद वहां पर कोई कुछ मिल जाएगा आपको उस देश के बारे में। 10,000 साल तक खत्म हो जाएगा, वही वो चाहते हैं। अब जी जो आपने जिक्र किया है कि क्या मैं सोचता हूँ जो पीएम साहब ने संदेश दिया है सर, बहुत स्पष्ट है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये धमकियां शमकियां अपनी खाला को दो, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया अपने भाषण में, सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया था। और जबकि वो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, सर शाबाश। कहता है हाँ प्रधानमंत्री उस देश का, कोई सुनता तो है नहीं। आपने सुना था उसके भाषण में, इसका भी धन्यवाद, उसका भी धन्यवाद, चंद्रमा का भी धन्यवाद, सूरज का भी धन्यवाद, समुद्र का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद 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 करता रहा, गधा कहीं का। सब भारत में अब ये आप ट्राई करिएगा सर, जिस एरिया से आप आते हैं, 1,000 लोगों से इकट्ठा करके पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, 1,000 के 1,000 बोलेंगे नरेंद्र मोदी। अब उनसे पूछिए कि भारत का नौसेना चीफ कौन है, कोई नहीं बताएगा। पाकिस्तान में पूछिएगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेंगे अच्छा अच्छा पता नहीं, सोच के आता हूँ, पूछ के आता हूँ। बोलिए आपका आर्मी चीफ। फौज सेना का चीफ कौन है, सबको मालूम है, क्योंकि वहां पे सिर्फ चलती उसकी है, वो पिंजड़े वाली मुनरिया जो इसमें मैड मुल्ला मुनीर जो कहीं छुप के बैठा हुआ। आसिम मुनीर। जी हाँ वो ऐसे कुछ है, मुनीर सुनीर उसका नाम, मुल्ला है ना वो पूरी तरह से, फौजी कब से बन गया, बस दाढ़ी उगा लेगा तो फिर। सर कोई अगर आपके इर्द गिर्द कोई मस्जिद हो तो उसको नौकरी दे दो, वहां पे अजान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बेवकूफ कहीं का। सो बेसिकली पीएम का मैसेज ये था कि अब कुछ हुआ, इट इज वॉर। वॉर का मतलब क्या होता है कि फिर हम रुकेंगे नहीं। दूसरा सर, जो ये हादसा हुआ इसमें टेक अवे अब मैं बताता हूँ सर। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, एक के रक्षा मंत्री ने मुझे फोन किया जब हमने ये ब्रह्मोस लॉन्च किया, और मैं जी आपको ये बता रहा हूँ एक्चुअल कॉन्वर्सेशन। तो मुझे कहता है मिस्टर एम्बेसडर ये ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी जानकारी आप देंगे। तो मैंने कहा क्यों, खरीदना चाहते हो? तो फिर मैंने उनको कहा अच्छा यहाँ ही आप संपर्क करिए, इसके साथ करिए, उसके जो मुझे करना था वो मैंने किया। इसका ये मतलब है सर कि ये बात फैल गई है। जो पहले जब माँ कहती थी बच्चों को कि सो जा नहीं तो नादिर शाह आ जाएगा, अब कहती है सो जा नहीं तो ब्रह्मोस आ जाएगा। उनको दीपक बहुत जी, एक सवाल है। आज प्रधानमंत्री सुबह सुबह चले गए आदमपुर एयरबेस, पंजाब, और मुझे जाने का कारण ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो आदमपुर को ध्वस्त कर दिया है, वहां तो कुछ वो बचा मुझे ही नहीं बताने है। की कोशिश कर रहे थे, ये हमने तो रातों रात को खड़ा किया नहीं है। तो उन्होंने जाके बताया कि देख तू जो कह रहा था आदमपुर, वो ये स्थिति है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ चले गए एक विदेशी चैनल पर बोले कि हमने तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के 3 रफेल मार दिए। तो उसने पूछा कि आपके पास कुछ सबूत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना। तो अब इस तरीके से किसी देश का रक्षा मंत्री बात कर रहा है, और जैसे हवा में पाकिस्तान ने बातें की, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा या क्या तबाह किया। मोटे तौर पर हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था सर, वो बहुत ही कारगर रहा है, और हिंदुस्तान का जो एयरफोर्स का माइट है, वो मुझे लगता है कई गुना ज्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री ये जो हम कल कह रहे थे सर, मैं आपसे बस समझना चाहता हूँ जी जी बहुत। जी 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 जी। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दों के आका हैं, एग्जैक्टली से दहशतगर्दों के आका हैं और दहशतगर्दों को पनाह देने वाली सरकार है, दोनों हिंदुस्तान के लिए एक ही आंख से देखे जाएंगे। मतलब क्या माना है सर कि आज मतलब वहां शहबाज शरीफ और लश्कर तैयबा चीफ या जैश ए मोहम्मद चीफ एक ही तरीके से हैं हिंदुस्तान के लिए? 100% सर, आपने देखा तो था जब वो कौन सा था वो जिसके 10-15 फैमिली के मेंबर मार दिए थे और वो वीडियो बाद आए मैं मर जाता, याद मसूद अजहर। टाइगर।
हाँ, तू तो मरेगा नहीं क्योंकि अल्लाह भी तेरे को नहीं चाहता है, और जो शैतान है वो कहता है इसको मेरे पास मत भेजो, ये तो मेरी गद्दी छीन लेगा, ये तो शैतानों का शैतान है। तो अब कहाँ जाएगा ये मुझे पता नहीं है, सर गधा कहीं का। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि साहब प्राइम मिनिस्टर, ही इज इंसेनली पॉपुलर सर, दुनिया भर में ही इज कंसिडर्ड, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। 21 देशों ने अपने राष्ट्रीय सम्मान दिए हैं, उसमें से 8 मुसलमान देश हैं। तो ये जो उन्होंने जाहिर किया है, जो उन्होंने बताया है सारी दुनिया को, कि अगर आपकी नेशनल आइडियोलॉजी आतंक है, सर भारत क्या चाहता है पता नहीं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 2047, 2047 तक हमको विकसित देश बनना है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है कि 2026 तक हमको अंतर्धान हो जाना है, हमको आत्महत्या करनी है। वो ये कोशिश, ये उनकी आइडियोलॉजी है। मैं कई बार उनसे पूछता हूँ, पाकिस्तानी दोस्त मेरे विदेशों में रहते हैं, कि आपकी आइडियोलॉजी और पाकिस्तान क्या है जो आप बात कर दे। कहते हाँ जी आइडियोलॉजी। मैंने कहा क्या है? हाँ जी आइडियोलॉजी है। अरे मैंने कहा बेवकूफ, क्या है तुम्हारी आइडियोलॉजी? वो जी आइडियोलॉजी है, आगे कुछ नहीं बोल सकते, खुद नहीं पता उनको कि किस लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि संदेशा दिया गया है कि टाइगर, अगर तुम्हारा ये पता नहीं ये असर फसर, ये उनका दामाद है या ससुर है या बहनोई है या भतीजा है या कौन है जो इसको इतना पाल के, और फिर उनकी फौज पहुंच जाती है उसको सलामी देने के लिए, उसके आतंकियों को जिनको हमने 100 से ज्यादा को मार दिया था। इसका मतलब है कि सर फौज वाले जाते हैं सलामी देने, अगर कोई बहुत बड़ा नेता हो या कोई फौजी हो, तो हो सकता है ये लोग जो वहां पे दंगा कर रहे थे ये फौजी हो। ये ट्रेडिशन है ब्रिटिश की जो पाकिस्तान और भारत में फॉलो की जाती है। तो मिसाल के तौर पे मेरा निधन होगा, कोई नहीं आएगा सलामी देने के लिए, मेरा परिवार शव ले जाएगा और उसको अग्नि दे के तो वापस आ जाएंगे। तो जब हम सर ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई लेट फादर, तो फिर आता है पूरा यूनिट, मिलिट्री यूनिट आता है, सैल्यूट करता है, रीत रखता है, एक्सेट्रा, ये उनका है। वहां पे ये लोग जो पहुंच गए, ये पहुंच गए, इसका मतलब है कि शायद वो फौजी थे वहां पर। ये पहली चीज है। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस सर, ये आप पता लगाएंगे, ये मुझे, यू हैव टू फाइंड दिस आउट। पहली चीज सर, 88 में आपको याद होगा मैं उसमें इन्वॉल्व था, ये ऑपरेशन कैक्टस हमने किया था मालदीव्स में। मॉलिस आप जी। हमने अपने सिपाही वहां अपनी फौज भेजी थी, और वहां पे जो तख्ता पलट की कोशिश की थी किसी श्रीलंकन ने, उनको ठोक पीट के हमने भगा दिया था उस समय। सर सुनिएगा, दिस इज स्ट्रेंज, और ये एलटीटी के साथ भी जब हमने किया था श्रीलंका में, सर हम लोग टूरिस्ट मैप्स लेके गए थे, हमें पता ही नहीं था कोई क्या कहा। इस बार आप देखिए जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुई हैं इंडो पैसिफिक एरिया के, हर मिलीमीटर कि हमने नाप तोल कर रखी है, वो पूरा कुछ हमारे पास है। ये पहला हमने संदेश दिया है। जब हमने उनके आतंकी कैंप्स को मारा था, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, सीधा पीएम साहब तो कहते थे ना घर में घुस के मारेंगे, नहीं नहीं अब तो बेडरूम में घुस के मारेंगे। तो फिक्र ना करो, हमारे जो ब्रह्मोस देवता हैं वो वहां पहुंच जाते हैं बेडरूम के अंदर। दूसरी चीज सर, ये आप पता लगाइए, आपके बहुत से सोर्सेज हैं। पिछले 48 घंटे, आप और मैं आज बातचीत कर रहे हैं 12 मई को, पिछले 2 दिनों से मैं 13 हो गए पता सर। की कोशिश कर रहा हूँ। सर हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें रिटायर्ड एम्बेसडर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, अमेरिका में उसके बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। तो सर एक इजरायली रिटायर्ड जनरल हैं जो अब अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मुझे मैसेज भेजा जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, शायद आप प्लीज समझ जी। पाएं क्या लिखा है उन्होंने। वो मुझे दीपक कहते हैं। तो लिखते हैं, डियर दीपक, 40 साल पहले हम नहीं कर पाए थे। फिर लिखते हैं, हैव वी अटैक्ड कहूटा। कहूटा वो है जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर पंजाब जी। फैसिलिटी। हाँ, कि हैव वी अटैक्ड कहूटा, कहूटा, इज देयर रेडिएशन एस्केपिंग फ्रॉम देयर। अब इसका मुझे पता नहीं है कि कहां से पता, इतना जरूर मालूम है कि अमेरिका ने एक जहाज भेजा था रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए हमारे स्ट्राइक, मिलिट्री टारगेट्स पे स्ट्राइक जी के बाद। जी 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 जी। उसके बाद सर जो अजीब चीज है कि बोरॉन कार्बाइड, ये जो इजिप्ट में बहुत मिलती है नील नदी के किनारे, जिसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए। कई जहाज पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं वो लेकर, उसके साथ रेते का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ और चीजें। तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन को, जो रिएक्टर होता है उसको ठंडा करने की कोशिश, फुकुशिमा में यही हुआ था, चेरनोबिल में भी यही हुआ था। तो क्या हुआ है, क्या हमने ठोका है? ये जो लोग कहते हैं बहुत धमाके हुए 4.4 रिक्टर स्केल पे 5.7, सर सारे सबूत तो यही है, अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। आप पता लगाइए अपने सोर्सेज से, अगर हमने ये किया है, सबसे बड़ा सबूत ये है, आपको पता होगा कि आज से 72 घंटे पहले हर पाकिस्तानी नेता, चाहे दाढ़ी हो चाहे दाढ़ी ना हो, चाहे मूछे हो चाहे मूछे ना हो, चाहे बाल हो चाहे ना हो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब कोई नहीं कह रहा सर,
कहाँ गए उनके न्यूक्लियर वेपन? दीपक जी, बहुत बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। कई हलकों में जो आप कह रहे हैं इसकी चर्चा है कि नूर खान एयरबेस पर जो हमने हमला किया था, पास में ही उनका एटॉमिक कमांड सेंटर है, और कहीं न कहीं भारत एटॉमिक कमांड सेंटर पर भी हमला करने की तैयारी कर चुका था। अब ये रेडिएशन की बात कई हलकों में आ रही है। आप कह रहे हैं कि मिस्र में जो नील नदी है, नील नदी में बोरॉन मिलता है, उसको लाया जाता है रेडिएशन को कम करने के लिए, और मिस्र से विमान आए हैं पाकिस्तान, यह बात भी साफ है। इस बात के भी मतलब बहुत सारे संकेत और सबूत हैं। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हमले में जिस तरीके से वहाँ के एटॉमिक रिएक्टर खतरे में आए या रेडिएशन का खतरा बढ़ा, उसके बाद पाकिस्तान जो है चारों खाने चित्त हुआ, वो दुनिया के पैरों में पड़ा कि हिंदुस्तान को रोको, जल्दी बातचीत करो, और बातचीत का जो खतरा था वो बताया गया हिंदुस्तान को कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी तबाही हो जाए। तो हिंदुस्तान ने कहा चलो रोकते हैं, और बात यहाँ आकर के रुकी। क्या ऐसा लगता है आपको? सर, मेरे को लगता है कि जैसे पीएम साहब ने स्पष्ट कर, लुक आई ट्रस्ट नरेंद्र मोदी टोटली सर, वो जो कहते हैं मैं उसमें भरोसा करता हूँ, लेकिन वो जो पिंजड़े वाली मुनिदिया कहता है उसमें कोई भरोसा नहीं करता, ना वो बदमाश और शरीफ कहता है अपने आप को। जब उन्होंने कहा है कि हमने पॉज बटन हिट किया, सर आप तो सर्वश्रेष्ठ हमारे जर्नलिस्ट में से हैं, आप तो बचपन से वीसीआर और ये जो होते हैं वीडियो प्लेयर वगैरह उनसे खेलते हैं, मोबाइल पे भी आप खेलते रहे, आप नहीं आपके बच्चे खेलते हैं, तो जब आप मम्मी बुलाती है अच्छा बेटा आगे भोजन कर लो, तो वो पॉज बटन हिट करके चला जाता है भोजन करने के लिए, और उसके बाद वापस आके रिज्यूम बटन को दबाता है। हमने जी। यही किया है, पॉज बटन को हिट किया है। जिस वक्त कोई और हादसा हुआ, कल भी खबर थी कि उनके कुछ ड्रोन आए थे, हम रिज्यूम बटन को हिट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं सर, 48 साल से मेरी एक ही पत्नी है, और एक टाइम पे उनके भाई हमारे नेबल आया चीफ मूड में है पाकिस्तानियों को धोने के। तो वहाँ एक टाइम पे उनके भाई नेवल चीफ होते थे, तो मैं काफी हद तक जो कहते हैं कि नेवी और फौज के साथ शादी की है, समझता हूँ। हमारी नेवी अभी तक हरकत में नहीं आई है, शायद उनको जैसा हुआ था इन कारगिल, उनको अभी ये खुली छूट नहीं मिली, अब शायद मिल गई। जिस दिन नेवी हरकत में आ गई ना, और कराची को हमने ब्लॉक कर दिया, ये बड़ा एक सिंपल सा कानून है कि हम डिक्लेयर करते हैं जितने पानी के जहाज इधर उधर मंडराते हैं कि भाई इस एरिया में मत आओ। अभी तो हम 18 किलोमीटर दूर हैं कोस्ट से, उनकी जो टेरिटोरियल वाटर्स है उससे हम दूर हैं, लेकिन अब कोई भी जहाज हमको मिला, हम उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देंगे, खतरनाक। और अगर आप कुछ पाकिस्तान के लिए ले जा रहे हो, हम आपके जहाज के ऊपर चढ़ के वो सामान समुद्र में फेंक देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उस दिन। तो मेरा मानना है सर कि मुल्ला मैड मुल्ला मुनीर उस दिन आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो हमारे पास आ जाए, हमारी जो जिन बेटियों का तुमने सिंदूर मिटाया है, उन बेटियों की राखी हमसे कह रही है अब बदला लो, अब मिटा दो इनके व्यक्तित्व को, हम मिटाएंगे। मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं आपको उन 26 बेटियों के हवाले कर दूंगा, वो फिर अच्छी तरह से भरता बना के आपका कोरमा बना के खाएंगी वहां पर। फिर मैं देखता हूँ तेरा लो लो जो तू बकवास करता है, देखता हूँ तेरे में कितना दम। अरे कहाँ छुप के बैठे हुए सर, बाहर क्यों नहीं आता? हमारे रोज तो आप लोग रिपोर्ट करते हैं, हमारे सर्विस चीफ पीएम से मिल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई ये कहाँ है सर? क्यों छुपा हुआ है? जिंदा है ये क्या? मुझे ये भी नहीं पता सर। आई हैव माय वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट्स, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कि एक पाकिस्तानी जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, उन्होंने एक ही मैसेज मेरे को भेजा है। उनका मैसेज मेरे को ये आया है सर, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जी। रिटायर्ड एम्बेसडर बेस्ड इन अमेरिका, ही सेज यू नो मिस्टर एम्बेसडर, भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारी फौज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आगे मैं क्या कहूँ सर? दो बातें दीपक जी आपने कही हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि नेवी को हमने अभी खुला हाथ नहीं दिया है। नहीं दिया है। नेवी, हाँ, नेवी शायद अब अपना काम शुरू करे। नेवी ने 1971 में कराची के नीचे पाकिस्तान का रसद, पाकिस्तान की पूरी सप्लाई रोक दी थी, और कराची पोर्ट पर जो हमला किया था उस आग को बुझाने में कई दिन लग गए थे, और नेवी ने करारी चोट की थी पाकिस्तान की कमर पर। अभी तक भारत ने अपना वो हथियार अपने पास रखा है दीपक जी के मुताबिक, और अब वो हथियार काम करना शुरू कर गया है। अभी दीपक जी आप ये कह रहे थे कि हम पूछते थे उन लोगों से कि तुम्हारी अपनी फिलॉसफी क्या है, तुम्हारी पॉलिसी क्या है, तो बोलते थे कि मेरे पास एटम बम है, एटम बम। प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि जो आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में आर्मी के जो बड़े अफसरान पाकिस्तान के शरीक हुए, वो बताता है
कि वहां की आर्मी, सरकार और आतंकवादी, ये तीनों जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई नई बात नहीं है। मुशर्रफ ने भी अपने मरने से 2 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, हम आतंकवादियों को पनाह देते रहे हैं, ओसामा बिन लादेन मेरा हीरो रहा है, और उस तरह के जितने आतंकवादी रहे हैं, हीरो रहे हैं। ये बिलावल भी अभी हाल ही में कहा था कि हाँ, आतंकवादियों को हमने पनाह दी है। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं, कहते हैं कि हाँ, हमने तो 3 दशकों से आतंकवादियों को पनाह दिया, समर्थन दिया है। ये बड़ा क्लियर कट है सर, कि पाकिस्तान में आर्मी, आतंकवादी ये साथ-साथ चलते हैं। मेरी सरकार कह रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है। ये जो वहाँ का कॉम्बिनेशन है, वहाँ के सरकार पे भारी होता है। अब इस बात के बड़े साफ संकेत मिलते हैं कि हिंदुस्तान को इस तरह के हमले फिर करने पड़ेंगे। सर मैं क्या कहूं, उसने तो खुद घोषित किया है कि भारत मेरा इटर्नल एनिमी है। सर उसके मन में जो जहर है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। आप जानते हैं कि हमारे देश के कुछ लोग हैं जो कहते हैं एंगेज विद पाकिस्तान, तो मैंने कहा पैसे मैं दे देता हूं, एंगेजमेंट रिंग लेके उनको भेज दो। एंगेज विद पाकिस्तान, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास करते हैं ये लोग। एंगेज करके क्या करोगे, क्या बोलोगे उसको? टेबल पे बैठ जाओ सर, आप जाइए बात करिए, वो क्या बोलेगा? पहले बोलेगा गजवाए हिंद, मेरे पास एटम बम है, कश्मीर मेरा है, दिल्ली मेरा है, चेन्नई मेरा है। इससे क्या बात करोगे सर? दिमाग खराब हो चुका। क्या दिमाग तो इसने अपना बेच दिया है शैतान को। सो द इशू इज सर, किस तरह से आप डील करेगा। मैं बता देता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी। और सर अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले डिस्क्लेमर, माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी, पश्तून, वी आर हिंदू पश्तून सर। मेरी माँ सिखनी थी। तो ये सरदार और पठान का जो खून होता है ना, ये मिल जाता है तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं पाकिस्तानियों को जो वहां बैठे हैं गधे, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आपका भगवान, जो भी आपका भगवान है, वो बचाए आपको कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। वो कोई नहीं बचा सकता आपको जब हम ठान लेते हैं कि हमने बदला लेना है। तो इसमें मैं ये कहूंगा सर कि बलूचिस्तान में तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो तो चला गया उनके हुकूमत से। पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट्स या मिलिट्री वालों की पोस्टिंग होती है बलूचिस्तान में, वो मम्मी डैडी को फोन करते हैं इस्लामाबाद में, मम्मी डैडी वो जो जनरल आपका दोस्त है या सीनियर ऑफिसर दोस्त है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तो मर जाऊंगा, कफन में लिपट के आऊंगा। वो कोई जाना नहीं चाहता। खैबर पख्तूनख्वा भी सिंपल है, टीटीपी उनकी नाक में दम कर रहा है। अब सुना है, उसकी पुष्टि भी आप लोग करेंगे कि जीए सिंध मूवमेंट फिर से शुरू हो गई है, कि सिंध को भी ये चाहिए। बचता क्या है? पंजाब। और आपको ये पता है काबुल भी ठोक रहा है उनको। एक जमाना था, आपको याद होगा सर, आपने कई पाकिस्तान, जब वो सेकंड टाइम तालिबान 2 जब आया था काबुल में, तो पाकिस्तानी नेता क्या कह रहे थे? हम जान दे देंगे अपने तालिबान भाइयों के लिए। यार वो तुम्हारी जान तो ले रहे हैं, अब नाराज क्यों हो रहे हो? और तुम्हारा जो बेवकूफ शरीफ है वो खुद ही कहता है कि हमने थोड़ा जल्दी कह दिया, ये ऐलान कर दिया कि हम जान दे देंगे, हमको ऐसी नौटंकी नहीं करनी। खुद ही कहा, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा है कि हमसे गलती हो गई, ये सब कुछ कहकर। बेवकूफ है, पहले कुछ करते हैं और फिर ये जिसका आपने बताया इनका राक्षस मंत्री, क्या नाम है उसका सर? हाँ, राक्षस मंत्री जो है, ये भी पता नहीं क्या हमने हमने इतने साल, 30 साल तक अमेरिका के गंदे काम किए। यार तू बेवकूफ है, ये सब कहने की जरूरत क्या है इस टाइम पे? सर एक तो होता है आप लोग रिपोर्ट करते हैं उसने क्या कहा, मैं समझने की कोशिश करता हूं उसने क्यों कहा। इस समय वो अमेरिका को बता रहा है कि देख टाइगर, अगर तूने भारत के साथ ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो मैं सारे तेरे चिट्ठे खोल दूंगा, सारी तेरी फाइलें मेरे पास पड़ी है, मैं बता दूंगा कि तेरे लिए मैंने क्या क्या किया। हाँ, मेरा अगर चेहरा बर्बाद हो जाता है कोई बात नहीं, तेरी नाक को कम से कम एक चूंटी तो मैं मारूंगा। बेवकूफ लोग हैं। सो माय दीपक, ओन एक बुनियादी सवाल है, वो बार बार चर्चा में लोगों के बीच में रहता है कि हिंदुस्तान की सरकार को अगर सीज फायर करना था, हिंदुस्तान की सरकार को यह बात कहनी थी, तो बीच में ये अंकल सैम कहाँ से आ गया मैं ये? आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सर, जी। अब आप सुनिएगा। लेट्स अज्यूम मेरे बेटे की शादी किसी के साथ होने वाली है, तो आप जो है वो आपने अरेंजमेंट करवाया है, लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, आप जो है एज रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द फैमिली। अब हम कहते हैं देखिए बेटा मेरा शहर ए में रहता है, बेटी आप लोगों की बी में रहती है, तो हम शाम को 5 बजे एक साइमल्टेनियस अनाउंसमेंट करेंगे कि इनकी एंगेजमेंट हो गई है। और आपसे भी कहते हैं आप शहर सी में रहते हैं, आप भी 5 बजे सबको बता दीजिए। अब आप 4:45 बजे अनाउंसमेंट कर देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो एक तरफ से आपने वो बात मानी नहीं हमारी जो होनी चाहिए। मैकडोनल्ड ट्रंप ने, जो भी इस बेवकूफ का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी कोशिश की रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करने की, ठप
10 मिनट नहीं चला, गाजा इजराइल के बीच में ठप 5 मिनट नहीं चला। वो डेस्परेट है कि कोई फॉरेन पॉलिसी सक्सेस तो मुझे मिले, नहीं तो टाइगर तेरे को किसने कहा था? सर 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका है, उसकी साइमल्टेनियस अनाउंसमेंट होती है। जिस दिन राष्ट्रपति मेरे उसको कहते हैं अक्रेडिटेशन पे साइन कर देते हैं क्रेडेंशियल्स पे, तो फिर हम लोग अनाउंस करेंगे दिल्ली में और उस देश में कि भाई अब दीपक बोहरा नया राजदूत बनेगा वहां पे। अगर बीच में कोई जंप द गन जो हम कहते हैं कर दे, तो सर किसी ने आरोप लगाया कि मैकडोनाल्ड ट्रंप होशियार आदमी है, ये बड़ा मच्योर, किसने बोला ये? मैंने तो नहीं सुना। ये कर अपने अंदर देश की उसकी समस्याएं हो रही हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी में उसकी मुखालफत हो रही है, जो वहां की कोर्ट्स हैं उसको अपोज कर रही हैं। फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये मतलब नहीं होता ना कि मेक अमेरिका अलोन अगेन, अकेला मत करो भाई अपने। फिर तो दीपक जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि जब हमारे प्रधानमंत्री को भाषण देना था रात में 8 बजे, तो उसके पहले ट्रंप आ गए। जब हमारी मिनिस्ट्री को अनाउंस करना था सीज फायर, उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। तो ये बार बार, तो आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको डिफ्यूज करने का काम अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया, ऐसा लगता है। और आपके स्केल को, आपके कद को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम अमेरिका ने नहीं किया है। सर, नहीं सर, जो लोग जानते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, वो हमारा कद नीचा नहीं देखेंगे, वो ट्रंप पे हंसेंगे। हम्म। वो कहेंगे बेवकूफ आदमी, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। सब आपके परिवार में, मेरे परिवार में पर्सनल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, ट्रस्ट। जब वो हम्म। ट्रस्ट खत्म हो जाए फिर कुछ नहीं बचता है। पाकिस्तान का आज कौन दोस्त है सर? चीन भी उस पर भरोसा नहीं करता है। मैं आई एम नॉट जोकिंग, चीन ने भी उसको 2-4 झापड़ मारे हैं। अरे तूने क्यों हमारे हथियारों का इस्तेमाल किया? वो तो एक्सपोज हो गए, तो बेकार के हैं। वो तो कबाड़ी वाले को अब जाके दे दे। वो स्क्रैप वाले नहीं होते जो ले जाते हैं पुरानी चीजें और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, अब जाके रिसाइकिल कर। क्यों तुमने किया? वो ने झापड़ मारे उसको। उधर से अमेरिका भी उसको कह रही है तू क्या बकवास कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर उन्होंने ट्रंप साहब से कहा चाचा जी, अंकल मेरी मदद कर दो, तो उन्होंने दो चीज, हम ट्रेड बंद कर देंगे। कर दे टाइगर, मेरा क्या जाता है, बचेगा कौन? यूरोप से तेरी ट्रेड खत्म हो गई है, चीन के साथ तेरी ट्रेड खत्म हो गई है। दीपक जी, एक मैं से आम आम आदमी के लिहाज से एक सवाल कर रहा हूँ। जैसे चाइना के 2 फाइटर जेट से J-10 J-17, उसका हाँ, अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9, ये सब इस वॉर में नाकाम साबित हुई। तो क्या दुनिया में इस तरह के वॉर में कोई भी हथियार नाकाम होता है तो उसकी मांग घट जाती है, नुकसान उस देश को हो जाता है जो बनाता है? चीन को क्या उससे नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें फायदा होगा कि सारी दुनिया वियतनाम और फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस है, बाकी लोग हमसे मांगेंगे कि बताओ भाई। और फिर आपका आकाश तीर, वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, बहुत से लोग उसके बारे में अब इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। आपको पता है अभी योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया था उस बहुत बड़ी फैक्ट्री का, इंटीग्रेटेड फैक्ट्री ब्रह्मोस बनाने का, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज का। तो ये चीजें से हमें बहुत फायदा होगा कि लोग कहेंगे, क्योंकि अगर सर हमने राफाल हथियार खरीदा, राइट सर, रफाल जी। हथियार हम खरीदते हैं, एकदम से नहीं खरीदते। उसने मुझे एक बड़ी अच्छा ब्रोशर भेज दिया, मैंने पढ़ा, दी वाह यार बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी है उस जहाज के साथ, मैं उसको खरीद लेता हूँ। लड़की को नहीं, जहाज को। ये चीजें नहीं होती। जब जब हम खरीदा, हम पहले कहते हैं कि कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका प्रूफ दिखा। तो यूरोपियंस भी हमें बेचना चाहते थे, अमेरिकन भी बेचना चाहते थे, रूसी भी बेचना चाहते थे। तो हमने उस समय राफाल पे आया कि हमारी जो जरूरत है उसको रिस्पॉन्ड करता है। ट्रायल किया, टेस्ट किया। ये जो चीनी हथियार हैं, ये कभी ट्राई नहीं हुए सर, कभी टेस्ट नहीं हुए। और बहुत से अफ्रीकन देश मैं तो जानता हूं वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे हैं। दिस इज ट्रू, दिस इज अ फैक्ट। ये मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। वो कैंसिल करें कि हमको ये चीनी हथियार नहीं चाहिए, कि चलते नहीं है, क्या फायदा है? ये तो पटाखों के काम आते हैं, या फिर इसको स्क्रैप वो कबाड़ी वाले को बुलाएंगे, वो आके ले जाएगा। सो उसको बहुत चोट लगेगी इससे। अब वो बातें तो बड़ी बड़ी करेगा। आपको पता है किसी अखबार में एक ब्रिटिश पेपर में, ब्रिटिश भी तो बिक जाते हैं ना उनके जर्नलिस्ट, आपकी तरह नहीं है सब सर, जो ट्रू टू देयर प्रोफेशन होते हैं। किसी ने कोई लिख दिया था कि देखो जी, चाइनीज J-17 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जहाज है, वो तो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, समुद्र के अंदर चला जाएगा, ये बकवास कर रहे हैं। उसने भारत की सारी एयरफोर्स को नष्ट कर दिया। फिर अमरीकियों ने और बाकी ब्रिटिश लोग जो अपने हवाई जहाज बनाने का, बेवकूफ, ये तूने क्या छाप दिया? तो उसको जब बड़ी जल्दी से वो कहानी को अपनी वेबसाइट से हटा, पैसे मिले थे उसको चीन से, कहते हैं कि जी। $5 मिलियन मिले थे। तो अब वो मेरा ख्याल चीन में जाके उसको कोई शादी वादी करके वहां पे बस जाएगा। तो उसने विड्रॉ कर लिया उससे बड़ी जल्दी से। तो ये बकवास चीजें लोग करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर हम कहते हैं। जी। पुतिन साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें किसी ने उनसे कहा सर आप तो मीडिया की जो जंग है ऑन द ग्राउंड आप जीत रहे हैं, पर मीडिया वॉर आप हार गए हैं, अब वहां क्यों नहीं करते? कहता मैं क्यों $1-2 बिलियन खर्च करूं, जो परिणाम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लोग जो कहते हैं, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं जंग जीत रहा हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ। हम भी जंग जीत रहे हैं, हम उससे संतुष्ट सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आप डिप्लोमेसी के बड़े माहिर हैं। कहा हैं। ये जा रहा है कि इस बार के वॉर में पाकिस्तान के साथ टर्की था, अज़रबैजान था, चाइना था। हिंदुस्तान के साथ सिर्फ इज़राइल खड़ा था। तो ये डिप्लोमेसी के फ्रंट पे हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान से थोड़ा कमज़ोर दिखा इस बार? सवाल ही पैदा होता है। अजरबैजान की आप बात करें, मैं तो राजदूत रहा हूँ आर्मीनिया में सर। जी। टर्किश ड्रोन लेके उन्होंने आर्मीनिया को हरा दिया था और नगोर्नो काराबाख को ले लिया था। क्या ताकत है उसकी, 10,000 की उसकी फौज है, 2 झापड़ मारेंगे वो सीधा हो जाएगा। और फिर हुँ। हमें मैसेज भेज रहा है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब। और फिर वो जो आधा दरबान नहीं, क्या नाम है, अर्ध अर्ध दरबान, वो जो टर्की वाला है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। पर ये जरूर है कि उसके ड्रोन की जो कंपनियां हैं, उसके ड्रोन बहुत बिकते हैं। अफ्रीका के देश भी लेते हैं, मुझे मालूम है इथियोपिया ने भी लिए, कीनिया में लिए, मंगोलिया ने भी उसके ड्रोन लिए हैं, और कुछ देशों ने लिए हैं। और सर उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी ये ड्रोन बेचता है, ये तो बाजारी है। आपको मालूम है इसकी सबसे बड़ी ड्रोन बेचने वाली कंपनी का मालिक कौन है? आधे दरबान का बेटा। इसीलिए वो जगह जगह जाके अपने ये ड्रोन बेच रहा है, उसको फायदा होता है इसका। मेरा मानना है कि टर्की, जब ये ऑटोमान सल्तनत होती थी सर 19वीं जी, शताब्दी में, जी, जी। रूस के जार शहनशाह ने कहा था टर्की के बारे में, सिक मैन ऑफ यूरोप। हर जंग वो गलत तरफ चला जाता है। पहले विश्व युद्ध में हारती हुई साइड के साथ था, दूसरे विश्व युद्ध में हारती हुई साइड के साथ था। अब दक्षिण एशिया में जो तनाव, फिर ये रॉन्ग साइड को चूज कर रहा है। सर फाइनल क्वेश्चन, मैं आपके जो करोड़ों लोग प्रोग्राम देखते हैं सवाल जी। पूछता हूँ, इस्लाम का पहरेदार कौन है? पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मैं हूं। ईरान कहता है चुप है, 2 झापड़ मारूंगा, पहरेदार मैं हूं। सऊदी अरेबिया कहता है तुम दोनों को ठोकूंगा, मक्का और मदीना तो मेरे पास है। टर्की कहता है भाई मुझे भूल गए, मैं तो नया ऑटोमान हूं, मैं भी हूं। कौन है उसका लीडर? और ये आपस में भिड़ते जाएंगे, आप देखेंगे। अभी जो दोस्ती उनकी चल रही है 10 दिन की है। पाकिस्तानी लोग पहले कह दे रहे, हमने कहा भाई आप इंडियन ओरिजिन के? बिल्कुल नहीं, हम वो क्या है, अरब्स हैं। अरब ने बोला टाइगर, अगर तुम अरब्स हो तो हम कौन है, हम यूरोपियंस हैं का? फिर बोले हम सेंट्रल एशियंस हैं। बोले चुप है, कोई सेंट्रल एशियन नहीं हो। फिर बोला हम टर्क्स हैं। टर्की वाला कहता ठीक, आके मेरे जूते पॉलिश करो, हो सकता है फिर मैं तेरे को टर्क मान लूं। तो ये उनकी तो हालत, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं पता ना सर, आइडेंटिटी क्राइसिस है। जी। आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, है ही नहीं कुछ वहां पर सर। वो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। आई कंक्लूड, वो एक नॉन स्टेट है। हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर, एक सवाल है। अभी दीपक जी ने 2-3 बातें कही हैं। वो खलीफा कौन हो? इस्लामिक कंट्रीज़, उनका एक फोरम है जिसको हम ओआईसी कहते हैं। अभी ओआईसी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ पूरा ओआईसी खड़ा है हिंदुस्तान के खिलाफ। इस पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ का नुमाइंदा सरदार कौन हो? सदारत कौन करे? इसके लिए 4 मुल्क लगातार लड़ाई करते रहे। उसमें टर्की भी है, ईरान भी है, सऊदी अरब, पाकिस्तान। टर्की जिसका ज़िक्र कर रहे हैं दीपक जी अभी, अज़रबैजान एक दूसरा मुल्क है, लेकिन टर्की में जब से एर्दोगान आए, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। टर्की वो देश है जो 1924-25 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आने के बाद से वो दुनिया का सेक्युलर कंट्री था। उसने बेइंतहा तरक्की की और वहाँ का समाज बहुत बेहतर माना जाता रहा। लेकिन एर्दोगान के आने के बाद से वो ग्रॉसली मुस्लिम कंट्री में तब्दील होता चला गया है और चाहते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री के तौर पे खड़ा होकर के दुनिया में इस्लाम का झंडा लेकर के चलें, उसकी सदारत करें। ये दीपक जी जो ओआईसी है, ओआईसी में सारे कंट्रीज हैं, दुनिया के 57 देश हैं मुस्लिम। अगर ये पाकिस्तान के साथ खड़ा होते हैं, तो उसके भीतर तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हिंदुस्तान के मित्र हैं, चाहे सऊदी है या यूएई है, अ, यहाँ तक कि कतर और कुवैत के साथ भी रिलेशन हमारे बेहतर हैं। तो ओआईसी कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है? सर वो एक उनका सेक्रेटरी जनरल स्टेटमेंट दे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वो देश खड़े हैं। मैं तो रहा हूँ इस आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, मैं तो बहुत देर से कूटनीति करता रहा हूँ। जब ये जी। लोग कहते हैं कि भाई हम एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, फिर प्राइवेटली मुझे आके कहते हैं यार राजदूत देखो नाराज मत होना, ये हम कर रहे हैं, वो गधा पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो हम ये कह देंगे लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। आप तो हमारी जान है, आप हमारे दोस्त हैं। बॉम्बे की फिल्में हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम टूरिज्म के लिए यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, वो सब बकवास है सर। वो पाकिस्तान बड़ा उछलता है, ओ हमने ये कर दिया वो कर। अब कश्मीर के बारे में और कुछ नहीं हो रहा। एक पुराने सेक्रेटरी जनरल होते थे यूनाइटेड नेशंस के,
वो अफ्रीका के किसी देश के थे, उस वक्त राजदूत था कहीं, बोले कि मैं जा रहा हूँ भारत, मैं कश्मीर पे मध्यस्थता करूंगा। देखा जाइए, अगर टाइम मिला तो एक चपरासी शायद आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आ जाएगा, वो रिसीव कर देगा, आप उसको बता देना जो आप, फिर वो गया नहीं। फिर वो ये आजकल जो है वो, सर संयुक्त राष्ट्र संघ भी तो 80 साल का हो गया है, बुढ़िया आपके घर में पता नहीं कोई 80 साल की पुरानी चीज है जिसका आप प्रयोग करते हैं, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो 74 साल का हूँ, तो 80 साल पुरानी चीज घर में कोई नहीं रखता, पर वो बैठा हुआ उनका ये जो इस समय वो बेवकूफ है गुटरगू सेक्रेटरी जनरल, वो पहुंच जाता है जब गाजा में जंग हो रही है और कहता है मैं अंदर जाऊंगा, मैं ओवरफ्लाई करूंगा। इजराइल कहता है आजा, तेरे जहाज को हम नीचे गिरा देंगे, आजा कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा। What kind of nonsense is this? जिसको देखो चौधरी बनना चाहता है। रियलिटी इज कि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 21 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान दिए, 8 उसमें से मुस्लिम देश है सर। ये छोड़ दीजिए, ये स्टेटमेंट्स देते हैं, हकीकत आप देखिए। देखिए सऊदी अरेबिया में भी बात हो रही है, यूएई में कितना बड़ा स्वामी नारायण का मंदिर बना है, सऊदी अरेबिया में बात हो रही है। मैं तो जानता हूँ मोहम्मद बिन सलमान को, सो आई स्पीक अरबिक, बातचीत होती रहती है, उसके उससे नहीं, उसके इर्द गिर्द जो चमचे उसके रहते हैं उनसे बातचीत होती रहती है। तो मेरा तो कहने का ये है कि डोंट टेक दिस सीरियसली, ये कोई जीत वीत नहीं है। वो पाकिस्तान अपने बीच में तो वो तोड़ने लगा था ना, आपको याद है जब कश्मीर के जी। बारे में कुछ था, वही क्रिकेट खिलाड़ी होता था, उसका नाम मैं भूल गया, आजकल जेल में बैठा हुआ है वो, और इमरान खान। हाँ वही न्याजी न्याजी वही था। और फिर एक आधा दरबान, और मलेशिया का डॉक्टर महातिर मोहम्मद, वो भी 500 साल पुराना है। तो ये कहीं यूएन में मिलके बोले अब हम एक इस्लामिक बीबीसी बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है बना। फिर वो क्रिकेट खिलाड़ी बोला अच्छा पैसे, तो अर्दोबान बोला पैसे तू दे, वो कहता मेरे पास पैसे का, मैं तो कटोरा लेके घूमता हूँ। तो फिर वो जो मातिर मोहम्मद जो 300 साल का या 500 साल का मलेशिया वाला, जो आजकल उसकी नौकरी चली गई है, उसको बोला पैसे तू दे, कहता मैं क्यों पैसे दूं। वहीं पे आइडिया ठप हो गया। तो फिर ये करना चाहते हैं स्पेशल मीटिंग ऑन कश्मीर आउटसाइड ओआईसी। तो सऊदी अरेबिया बोला टाइगर तू करके देख, नया ओआईसी बना, देख तेरा क्या हशर करना। वो भी मीटिंग ठप हो गई, बेवकूफ लोग सर, दे आर सर मैड। चलते चलते धर्म के नाम पे आप राजनीति या अपने देश को नहीं चला सकते, नहीं समझते। धर्म ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने से उसको नहीं बचाया, और अब 5 टुकड़े हो जाएंगे। टू मच ऑफ इस्लाम इज डेंजरस सर। मैंने सूडान में 5 साल आपका राजदूत रहा था। आपने इस्लाम, साउथ सुडानीज लोग जो क्रिश्चियन हैं और ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन है, उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके गले में आपने इस्लाम ठूसा, वो अलग हो गया। सीखिए। सर एक सवाल बस ये है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का हर आदमी कहता है कि जो फैसले हो गए, तुम्हारा इलाज हिंदुस्तान के भीतर नहीं होगा, तुम्हारे आर्टिस्ट हिंदुस्तान में नहीं आएंगे, मेरी बिल्कुल क्रिकेट टीम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेगी, तुमको हम बिल्कुल पानी नहीं देंगे, तुम्हारे साथ अब कोई तरह का संबंध नहीं, कोई रियायत नहीं, और तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं। ये चलना तो चाहिए ना। 100% सवाल ही पैदा होता। अभी तो वो अफगानिस्तान ठोकेगा सर। अफगानिस्तान क्या कहता है, ये डूरेंट स्टूडेंट मोर्टिमर डूरेंट जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी होते थे 110-15 साल पहले, उन्होंने एक सर लकीर डुडेंट। खींची। हाँ एक लकीर खींची, ये तेरा ये मेरा, उसको डूरेंट लाइन कहते हैं। क्या बकवास करते हैं लोग कि, और अफगान कहते हैं हम तो स्वीकार नहीं करते, और पाकिस्तान कहता है जी ये मेरा बॉर्डर, कहते हैं बिल्कुल बॉर्डर नहीं हमारा। सर सीधी सी बात है, माई फैमिली फ्रॉम गजनी, मेरे अफगान दोस्त मुझसे कहते हैं भाई टाइगर 47 से पहले तो हमारी सीमा जो थी बॉर्डर भारत के साथ था, ये चूहा कहां से बीच में आ गया। वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक देश ने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान को एडमिट मत करो, वो था अफगानिस्तान। भारत की पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो शुरू हुई थी ना, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसके हेडक्वार्टर कहां पर थे, काबुल में। उसको पैसे जो अमीर था उस समय अफगानिस्तान का वो देता। वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। एक अफगान मुजाहिद लीडर जिनसे मैं मिला था कहीं पे, उन्होंने कहा था, हम लोग बातचीत कर रहे थे, ऑपरेशन कंधार उसको कहते थे यहाँ, कुछ इमीडिएटली जी। आफ्टर तालिबान पहली बार आए थे। तो पाकिस्तान ने अपने, बेनजीर भुट्टो थी शायद उस समय वहां की प्रधानमंत्री, बाद में तो वो भी चली गई, पता नहीं उनको 72 क्या मिला होगा वहां पर, उनको भी भेज दिया वहां पर। तो उसने मुझसे कहा था कि साहब ये पाकिस्तानी कुछ फौजी आए तो कहते हैं हम आपको बताएंगे कैसे लड़ना है। कहता मैंने उनसे कहा टाइगर आप लोग तो कभी जंग जीते नहीं है, हम आपकी क्यों बात सुने, हम तो कभी जंग हारे नहीं है। आप कौन होते हो हमें कुछ सिखाने वाले। कह रहा आपने 2-4 झापड़ मार के भगा दिया उसको पास। तो ये है सर अफगान सर आपके साथ पाकिस्तान। बातचीत बड़ी दिलचस्प हो जाती है। अभी एक बहुत अच्छा जिक्र किया है आपने ड्यूरेंट लाइन का। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो 1893 में सर ड्यूरेंट थे, अंग्रेज थे, उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लकीर खींची 100 साल के लिए। 1893 में
और अफगानिस्तान कहता है कि 1993 में उसकी मियाद पूरी होगी, उस समय मेरी सरकार थी नहीं। ये जो पूरा पख्तूनों का इलाका है जो पाकिस्तान के भीतर है, खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम कहते हैं, एक राज्य है, सूबा है, कहता है ये सारा का सारा मेरा है। बलूचिस्तान जो नीचे दक्षिण में है वो अपनी लड़ाई लड़ता है जहां बीएलए है। और सिंध मैं मान के चलता हूं कि एमक्यूएम के जरिए वो कमजोर होगा, लेकिन कम से कम ये दो इलाके जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए कभी भी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, ये टूट सकते हैं। सर क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाए तो हिंदुस्तान को चैन पड़ जाए? सवाल बिल्कुल वही आपने सही कहा, 4 टुकड़े कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, आपस में भिड़ते जाएंगे, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और फिर मेरा तो मानना है कि मुल्ला मुनरिया से मुजरा करवाइए कहीं पर, वो बड़ा खुश हो जाएगा। वी आर दिस, वी आर दैट, हमारा थॉट अलग है, ये है वो है। क्या बेवकूफ आदमी, अनपढ़। अच्छा, एक मजा चीज बताता हूँ सर। जी। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, तो उसने पता नहीं किससे बात कर रहा था, हाँ, जो उसके कैडेट्स थे जो ग्रेजुएट कर रहे थे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद में, सुना उसका नाम भी बदल रहे हैं, उसको ओसामा बिन लादेन मिलिट्री एकेडमी कह रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एबटाबाद में मारा गया था। अच्छा जी। तो मैं मजाक कर रहा हूं, नॉट सीरियस, मैं कर रहे हैं, किस दिन कर भी लेंगे। तो वहां पे क्या हुआ था कि बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों का इनकी जो विचारधारा है ना, उसके बारे में अगर आप सोचें कि इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप क्लियर हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो फिर तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपका अगला कदम क्या होगा, फिर आप फंस जाते हैं। आपके पड़ोसी हैं ईरान, आपसे नफरत करता है। आपको याद है पिछले साल जनवरी 2024 में एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। जी। फिर वो ईरान का राष्ट्रपति या मंत्री को आया, अरे डार्लिंग डार्लिंग क्यों मिसाइल फेंक रहे हो? देखा, हाँ जी गलती होगी, पहले तुमने फेंका नहीं, पहले तुमने फेंका नहीं, पहले तुमने, चलिए आप नहीं फेंके, ओ माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट, चले गए। 5 मिनट के बाद फिर मिसाइल फेंकनी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के साथ भी वही हो रहा है, डार्लिंग डार्लिंग अफगान भाई, वो भी खत्म हो गया, उनके साथ संबंध खराब है ईरान के साथ। चीन जो है अब वो बहुत बिगड़ गया है। अब बचता कौन है? एक मैं उसका पड़ोसी बचा हूं, मेरे को उसने खुद ही कह दिया कि मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। क्या करे सर? दी ओनली वे, उसको तोड़ दो, फिर देखते हैं उसके बाद क्या नई रियलिटी जो इमर्ज होगी। कुछ लोग कहते हैं एंगेज विद पाकिस्तान। सर कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं एक एंगेजमेंट रिंग खरीद के भेज देता हूं उनको कि लो जी हमने कर दिया तुम्हारे साथ। अब एक गधो, ये चीजें मत कहा करो। आप जानते हो कि भारत का भविष्य कोई रोक नहीं सकता। अब पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले, आपके दुश्मन जितनी कोशिश कर ले, एंड में मैं इतना ही कहूंगा सर, मैं भारतीय इसलिए नहीं हूं कि मैं भारत में बसता हूं सर, मैं भारतीय इसलिए हूं कि भारत मुझ में बसता है सर। मैं जहां क्या जाता हूं बात है, भारत के साथ। क्या बात है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत हमारी लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत खूबसूरत होती है, बहुत दिलचस्प होती है, आपके साथ बात आपसे करना जब बात हमेशा करता हूँ लगता बहुत अच्छा लगता है, है आपसे कितना शानदार कुछ लगता सीखा है। है। बहुत शुक्रिया सर, आपको थैंक यू पता सर। मैं क्या कहता हूँ? आपको मैं कहता हूँ डेंजरस जर्नलिस्ट। ये सवाल ऐसे टेढ़े पूछते प्लीज सर, प्लीज सर। हैं। इसीलिए तो आप सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट माने जाते हैं हमारे देश थैंक यू में। सर, थैंक्स लॉट सर, आपके साथ बात करना बहुत जी सर। फिर पकड़ता हूँ आपको जल्दी सर। थैंक यू जब सर। आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा सर, आपको मना नहीं कर सकता। भगवान को नो कह सकता हूँ, आपको नहीं थैंक कह यू सर, सकता सर। थैंक्स सर, यू आर थैंक्स सो लॉट गुड। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।